नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कविता कन्यादान, जिसके कवि का नाम है ऋतुराज जी। ऋतुराज जी का जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब सेवानिवृत्ति लेकर वे जयपुर में रहते हैं। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मरण धर्मा और अन्य पुल पर पानी, सूरत नीरत और लीला मुखराविंद प्रमुख है। उन्हें सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों को चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया है। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ वर्णन हुआ है। वे अपने आसपास रोजमर्रा के घटित होने वाले सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। कन्यादान कविता उनकी एक ऐसी ही समस्या को लेकर लिखी गई है। इस कविता के माध्यम से कवि ने अप्रत्यक्ष रूप से दहेज प्रथा की समस्या पर प्रकाश डाला है, जिसमें या तो लड़की को दहेज के लिए जला दिया जाता है या फिर लड़की स्वयं जल जाती है। इस कविता के माध्यम से एक माँ अपनी बेटी को इस प्रकार के अन्याय से दूर रहने की सीख देती है। इस कविता में कवि ने एक माँ के दुख का वर्णन किया है। माँ को लग रहा है कि वह अपने संचित धन अंतिम पूंजी दान में दे रही है। साथ ही साथ माँ अपने बेटी को सीख देते हुए समझा रही है, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अर्थात एक लड़की के स्वाभाविक गुण त्याग, सहनशीलता, करुणा, सेवा भाव तो हों, परंतु अगर कोई अन्याय करता है तो डटकर मुकाबला करना है। दरअसल समाज में दहेज के लिए लड़की को प्रताड़ित किया जाता है, उसे जला दिया जाता है या वो अत्याचार न सहन करने के कारण स्वयं जल जाती है। ऐसी परिस्थिति का डटकर मुकाबला करने की एक माँ सीख देती है। कितना प्रमाणिक था उसका दुख। एक माँ के बारे में कवि बताते हुए कहते हैं कि एक माँ का दुख कितना प्रमाणिक था जब वह अपनी बेटी को दान में दे रही थी। लड़की को दान में देते वक्त, यानी अपनी लड़की को दान में देते समय एक माँ का दुख कितना प्रमाणिक था, कितना वास्तविक था, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। माँ को लग रहा था जैसे बेटी उसका संचित धन है, अब उसके पास कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा, उसकी अंतिम पूंजी उसके पास से चली जाएगी। लड़की अभी सयानी नहीं थी। लड़की के बारे में बताया गया है कि लड़की अभी सयानी नहीं थी, उसकी उम्र कम थी, अभी वह समझदार नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। उसका स्वभाव बड़ा ही सरल था, वह बड़ी ही भोली भाली थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, कि उसे आने वाले जीवन में सुखों का आभास तो होता था, सुखों की कल्पना तो कर पाती थी, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। लेकिन वह अभी तक दुखों से परिचित नहीं थी। बाँचना यानी पढ़ना, लेकिन वह अभी तक दुखों से परिचित नहीं थी। क्यों नहीं थी परिचित? क्योंकि लड़की अभी तक अपनी माँ के छत्र छाया में रही थी। उसे केवल सुख ही सुख मिले थे, अभी दुखों से उसका वास्ता नहीं पड़ा था, इसलिए उसे दुख बाँचना नहीं आता था, अर्थात दुखों के बारे में जानकारी नहीं। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, पाठिका पढ़ने वाली, कि वह अभी जीवन की वास्तविकताओं को नहीं समझ पाई थी। कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, कि वह अभी तुकों और लयबद्ध पंक्तियों को सरलता वह सहसा से पढ़ना जानती थी। काव्य के गंभीर भावों को समझने में अभी असमर्थ थी। कहने का भाव यह है कि अभी तक उसने केवल सुखों के बारे में कल्पना की थी, जीवन की कठिनाइयों के बारे में नहीं सोचा था। उसे अभी नहीं पता था कि जीवन में सुख ही सुख नहीं होते, अपितु सुख के साथ दुख भी आते हैं। वह इन दुखों से, जीवन की वास्तविकताओं से अभी परिचित नहीं हुई थी, इसीलिए कहा गया है धुंधले प्रकाश की। धुंधले प्रकाश यानी जीवन की वास्तविकताओं से वह अभी अपरिचित थी। उसे नहीं पता था कि जीवन में कठिनाइयाँ भी आती हैं। और क्यों नहीं पता था?
क्योंकि बेटी अभी माँ के पास रही थी, उसने केवल अपने जीवन में अभी सुख ही सुख देखे थे, दुख नहीं देखे थे। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। आगे माँ अपनी बेटी को सीख देते हुए कहती है कि पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना, कि अपने सौंदर्य पर मुग्ध नहीं होना, अपने सौंदर्य पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। आगे आग से सचेत करते हुए माँ उसे कहती है कि आग जो माध्यम है वह रोटियां सेकने के लिए होता है, जलने के लिए नहीं। अप्रत्यक्ष रूप से माँ अपनी बेटी को सीख देती है, जिसमें लड़कियां दहेज के कारण अपने आप को आग के हवाले कर लेती हैं, उससे सचेत करते हुए माँ अपनी बेटी को समझाना चाहती है कि आग रोटियां सेकने के लिए होती हैं, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। आगे बताती है कि वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों यानी प्रशंसात्मक शब्दों, जो कि दूसरे की प्रशंसा में जो शब्द बोले जाते हैं, उनकी ही तरह वस्त्र और आभूषण बंधन है, बंधन है स्त्री जीवन के। ये वस्त्र और आभूषण प्रशंसात्मक शब्दों की ही तरह स्त्री जीवन के बंधन हैं, यानी कि किसी की झूठी प्रशंसा में मत आना, उस पर रीझना नहीं है। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। आगे माँ अपनी बेटी को समझाते हुए कहती है कि लड़की होना, लड़की के सभी गुण, सहनशीलता, करुणा का भाव, सेवा का भाव, त्याग की भावना आदि तो तुझ में हो, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, परंतु कमज़ोर मत पड़ना, अपने जीवन में कमज़ोर मत पड़ना, अर्थात अन्याय अत्याचार के खिलाफ चुपचाप सहन नहीं करना, अपितु उसके खिलाफ आवाज़ उठाना।